हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। आप सभी जानते हैं पिछले क्लास में हमने मोशन को स्टार्ट किया था, ये जो चैप्टर आपका है गति वाला। तो दोस्तों इसमें जो हमने देखा था कि वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, टू डायमेंशन मोशन क्या होता है, और इसके अलावा जो है काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है नॉन असलेटेड और असलेटेड जो है मोशन के बारे में हमने पढ़ा था। ये पिछली क्लासेस में आपका पूरा डिटेल में यहाँ पे करवा दिया गया है। अगर दोस्तों आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप सबसे पहले जो है पिछली क्लास देखिएगा, ताकि आप जो है सारी चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो एक बार जो है ब्रीफली यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन जो आपका करवा देते हैं कि भाई हमने जो है पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो मोशन जो है इन वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, जब भाई जैसे कोई भी व्यक्ति या तो इधर जा पाए या फिर इधर जा पाए। जैसे एक वायर है, तो वायर पे जैसे कोई चींटी है वो या तो जो है आगे की तरफ जा सकती है या इधर पीछे की तरफ, ऊपर की ओर, नीचे की ऊपर, और यहाँ पे नहीं चल सकती। मतलब एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, मतलब वन डायरेक्शन जो है। तो वन जो है डायमेंशन आपका हो जाएगा मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, मतलब एक डायमेंशन जो है सिर्फ एक ही विमा है, उसके अलोंग जब मोशन हो उसको वन डायमेंशन बोला जाता है। अगला जो हमने टू डायमेंशन पढ़ा था, इसमें क्या था भाई, 2D में जब हम जो है दो डायमेंशन के अलोंग यहाँ पे मोशन कर पाए। जैसे आपका एक गोल कोट है, तो इसमें लेंथ के जो अलोंग हम जा सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारी ब्रेथ है उसके अलोंग जा सकते हैं। तो केवल दो ही जो है साइड के अलोंग यहाँ पे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ या फिर। तो यहाँ पे जो टू डायमेंशन मोशन आपका जो टू साइड के अलोंग आपका ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे गोल कोट है उसमें खिलाड़ी या तो लंबाई या फिर चौड़ाई में ही जा सकता है, और यहाँ पे और कोई भी डायमेंशन में नहीं जा सकता। मतलब ना नीचे जा सकता ना ऊपर जा सकता है वो। तो टू डायमेंशन मोशन आपका कहलाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो स्पीड है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे जो पॉइंट ए से बी तक जो है टाइम जो है लगता है 5 सेकेंड का, और स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे बी पॉइंट पे भी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें, या फिर यूँ कहें कि जो स्पीड वी का मतलब यहाँ पे स्पीड है, स्पीड क्या होगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका कितना है भाई एक्स, और टाइम कितना हो जाएगा टी। तो ये जो स्पीड आपको यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फिर अगला हमने पढ़ा था नॉन असलेटेड मोशन क्या होता है, अत्वरित गति क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे जब एक ही दिशा में कोई वस्तु जा रही है और उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो ऐसी गति को हम नॉन असलेटेड मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कोई भी वस्तु एक ही दिशा में जा रही है और उसकी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मतलब वहाँ पे असलेशन आपका नहीं होगा, वहाँ पे त्वरण नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको क्या बोलेंगे भाई, नॉन असलेटेड मोशन है ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, जैसे एक जो वस्तु है या फिर कोई कार है, वो मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब जा रही है, तो एक इस दिशा में जा रही है, और यहाँ इस ए पॉइंट पे जो है 20 मीटर पर सेकेंड, और हर पॉइंट पे यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड उसकी जो है स्पीड है। कोई यहाँ पे जो है चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसको कहेंगे हम नॉन ऑसिलेटेड मोशन। ऑसिलेटेड मोशन, इसमें त्वरित गति क्या होगा, त्वरित गति में जो है ये आपकी 3 टाइप की होती है। एक जो स्पीड, जैसे यहाँ पे जो स्पीड है उसमें बढ़ जाए या स्पीड घट जाए, या जो मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो टर्न कर जाए। ठीक है, तो उसमें जो है 3 टाइप की जो है ये आपका हो जाएगा भाई ऑसिलेटेड मोशन, त्वरित जो गति। ठीक है, स्पीड बढ़ जाए। तो ऑसिलेशन जो है मोशन, ऑसिलेटेड मोशन 3 टाइप का होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर बढ़ रही है या फिर घट जाए, या फिर वो ऑब्जेक्ट ठीक है, तो या ऑब्जेक्ट जो है सेम स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे और बट टर्न हो जाए। ठीक है, सेम स्पीड से चल रहा है लेकिन टर्न हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे वो ऑसिलेटेड मोशन में है। ठीक है, तो जो 3 टाइप वाला जो आपका है भाई ऑसिलेटेड जो मोशन, वो 2D में आपका आता है, जो टर्न कर जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो नॉन ऑसिलेटेड मोशन में देखा था कि इसमें जो एक ही डायरेक्शन में जो कोई वस्तु जा रही है और उसमें स्पीड में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है। पहले भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, बाद में भी 20 मीटर पर सेकंड जो है 4 सेकंड के बाद भी। तो यहाँ पे जो आपका जो नॉन ऑसिलेटेड मोशन आपका ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जो है 20 है, टाइम जो है 4 सेकंड है, तो यहाँ पे डिस्टेंस दोस्तों हम निकाल सकते हैं v इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे जो स्पीड है v का मतलब स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड जो है आपका कितना हो जाएगा भाई 20 इंटू 4 80 मीटर आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन में अगर हम देखें, यहाँ पे जो स्पीड है 20 से जो है आपकी 30 मीटर पर सेकेंड आपकी हो रही है भाई 4 सेकेंड में।
तो यहाँ पे V1 जो है स्पीड 20 है, V2 कितने है 30 है, स्पीड आपकी जो है बढ़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे असलेशन आपका होगा, ठीक है। तो ये असलेटेड मोशन का एग्जांपल हो जाएगा भाई। अगर यहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी निकाले भाई, वेलोसिटी में कितना चेंज यहाँ पे आ रहा है, सॉरी यहाँ पे जो स्पीड में जो है कितना चेंज आ रहा है, तो स्पीड में भाई 20 से लेकर यहाँ पे जो है 30 आपकी हो रही है, मतलब 10 का चेंज आ रहा है, 30 में से 20 घटाएंगे 10 का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन स्पीड निकाल सकते हैं V2 माइनस V1 से। दूसरा यहाँ पे V जो है ये आपका है, इसको भाई एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अगर स्पीड यहाँ पे बढ़ रही है तो भाई दोनों जो है स्पीड का सम करेंगे, उसको 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। 30-20 आपका कितना हो जाएगा 50, और इसको 2 से करेंगे 25 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों हमने क्या देखा कि जो एवरेज स्पीड यहाँ पे हमने निकाली, तो डिस्टेंस जो है इस केस में हम कैसे निकालेंगे, जो आपकी एवरेज स्पीड होती है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जो आपकी स्पीड जो है इंक्रीज़ हो रही है और डिस्टेंस आपको जो है निकालना है, टाइम आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे एवरेज स्पीड को मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एवरेज स्पीड आपके पास कितनी थी भाई 25 हमने निकाल ली थी, टाइम कितना था यहाँ पे 4 सेकंड में, तो ये 100 मीटर आपका आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से यहाँ पे निकाल लेंगे 100 मीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अगला जो है यहाँ पे जो ए का मतलब क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होता है, त्वरण का परिणाम इसको बोलते हैं, एक वैल्यू होती है ओनली ये ए। लेकिन ए के ऊपर यहाँ पे जो ये तीर लग रहा है इसको हम बोलते हैं भाई ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे भाई ऑसिलेशन। तो यहाँ पे जो आपका दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो ए वेक्टर है वो आपके वेक्टर क्वांटिटी हो गया भाई। ऑसिलेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, यहाँ पे अगर हम निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे हो जाएगा, और ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ए जो वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे ए जो है वो मैग्नीट्यूड या कोई एक वैल्यू होता है, और यहाँ पे एक कैप जो लग रहा है इसके ऊपर, यहाँ पे जो कैप लग रहा है ये डायरेक्शन को शो करता है, दिशा हमें बताता है। तो ऑसिलेशन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी जो है दिशा नहीं हम बता पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिशा जो है बताना ज़रूरी होता है, तभी आपका ऑसिलेशन माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे जैसे क्वेश्चन से समझें, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ए से बी, यहाँ पे जो स्पीड जो है 50 मीटर पर सेकंड या 80 मीटर पर सेकंड यहाँ पे जो है जाने में 10 सेकंड जाने में यहाँ पे मतलब ये है। तो इसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट पे स्पीड दे रखी है, और टाइम जो है इसके बीच में भाई 10 सेकंड का लगा। और तो यहाँ पे जो V1 जो है क्या है 50 मीटर पर सेकंड, V2 क्या है 80 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पे चेंज इन स्पीड निकालें दोस्तों, यहाँ पे 80 में से 50 घटा देंगे 30 आ जाएगा। एवरेज जो यहाँ पे जो है स्पीड निकाले तो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था V1 प्लस V2 को 2 से, मतलब दोनों स्पीड को प्लस कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, 8-3 मतलब 130 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, जो आपका एवरेज जो स्पीड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। एवरेज स्पीड हमारा जो है यहाँ पे 65 है, मल्टीप्लाई टाइम से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 650 आपका मीटर आ जाएगा। ऑसिलेशन हमने कैसे निकाला ना है दोस्तों, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम आपका जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें डेल्टा वी आपका क्या है, डेल्टा वी हमने अभी अभी निकाला है 30 आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों टाइम कितना है हमारा 10, तो ये काटेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे निकल आएगा। तो इस प्रकार से जो है अगर हम एक क्वेश्चन और ले, इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है दोस्तों, यहाँ पे जैसे किसी भी ए पॉइंट से लेकर यहाँ पे ये मान लेते हैं पॉइंट बी, ये मान लेते हैं पॉइंट सी। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आपकी सेम है ए से बी और बी से सी, ठीक है। तो यहाँ पे V1 जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, V2 जो है वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है भाई 20 मीटर सेकंड। जब आपकी जो इक्वल डिस्टेंस हो तो जो एवरेज जो स्पीड है वो आप कैसे निकालोगे दोस्तों, इसका अलग फार्मूला हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे V1 जो है प्लस V2 से, ठीक है। तो जब डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट्स पे, जैसे ए से बी जाएँ फिर बी से जो है सी जाएँ, ठीक है, या फिर यूँ कहें कि भाई ए से बी जाएँ और फिर बी से वापस ए पे आएँ, तो डिस्टेंस यहाँ पे जो है सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका एवरेज जो स्पीड यहाँ पे निकलने वाली है 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 और प्लस इसमें जो डिवाइड कर देंगे V1 और V2 से।
ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर हम निकालना भी चाहें, जैसे यहाँ पे 2v1 आपका 10 है, v2 कितना है 20 है, और v1 v2 कितना होगा 30। तो इस प्रकार से अगर हम इसको जो है हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर जो भी आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखते हैं, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट से लेकर ये बी पॉइंट और बी पॉइंट से लेकर ये जो सी पॉइंट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए से बी जाने में यहाँ पे 2 मिनट लगता है और बी से सी जाने में भी 2 मिनट लगता है। यहाँ पे जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो अब की बार टाइम इक्वल है तो यहाँ पे क्या होगा, जो एवरेज जो स्पीड हम निकालेंगे तो वो सेम आपका दोनों स्पीड को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे जब टाइम इक्वल होगा। लेकिन जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 और फिर डिवाइड करेंगे v1 बाई v2 से। ठीक है, तो ये जो है चेंजमेंट आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक तीसरा जो केस आता है, ए से बी जाने में जो आपका जो है 4 सेकंड लगता है और बी से सी जाने में यहाँ पे 25 सेकंड लगता है। यहाँ से ए से बी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और बी से सी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो एवरेज स्पीड भाई यहाँ पे बताओ क्या होगी उस व्यक्ति की। तो दोस्तों इस केस में जो है आपका ना तो डिस्टेंस यहाँ पे जो है सेम है और ना ही यहाँ पे टाइम सेम है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। भाई टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 50 और जो है 20 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा 25 सेकंड और 4 सेकंड 29 सेकंड। तो इस प्रकार से ये आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपका आ जाएगा। तो ये जो है सारे केसेस आपको ध्यान में रखने हैं भाई। इस प्रकार से जो है आपकी इन्हीं बेसिक जो है फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे आगे दोस्तों, यहाँ पे अगला हमने जो है पिछली क्लास में ये देखा था कि भाई जो वेलोसिटी यहाँ पे जो है v इक्वल टू जैसे 4 मीटर पर सेकंड है तो ये एक स्पीड है। अगर यहाँ पे जो डायरेक्शन का जो है यहाँ पे करें पता, तो यहाँ पे डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी, मान लेते हैं नॉर्थ में जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कोई कार है वो नॉर्थ में जो है आपकी, मतलब कोई कार है वो इस डायरेक्शन में या फिर यूँ कहें नॉर्थ में जो है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। तो यहाँ पे जो इसमें जो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी यहाँ पे आप सभी जानते हैं वेलोसिटी हमेशा जो है वेलोसिटी जो है किसके इक्वल होता है भाई, स्पीड कितनी है और उसकी डायरेक्शन किस दिशा में है। तो वी कैप का मतलब ये डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड जो है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन नॉर्थ दिशा में, तो यहाँ पे ऊपर जो है तीर लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो आपका जो है स्पीड जो वेलोसिटी है उसमें जो है क्या होता है भाई, डायरेक्शन भी हमें यहाँ पे बतानी होती है। इसके जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन भी आपको बतानी होती है। दूसरा यहाँ पे जो ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, जो वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू डायरेक्शन। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है भाई, स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि भाई स्पीड अगर जो है चेंज होगी तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। लेकिन डायरेक्शन और स्पीड दोनों में चेंज आएगा तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। लेकिन ना तो डायरेक्शन जो में कोई फ़र्क आया ना ही स्पीड में कोई फ़र्क आया, तो भाई डेफिनेटली वेलोसिटी में भी कोई आपका फ़र्क नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें इस चार्ट के माध्यम से मैंने यहाँ पे समझा दी हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो अगर स्पीड में जो आपका चेंज आएगा, स्पीड में चेंज, यहाँ पे स्पीड में चेंज आया तो दोस्तों यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो चेंज आएगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में चेंज होगा तो यहाँ पे तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा। लेकिन स्पीड और डायरेक्शन अगर दोनों में यहाँ पे जो है दोस्तों चेंज होगा, दोनों में चेंज होगा तो वेलोसिटी तब भी चेंज आपकी होगी। लेकिन स्पीड और डायरेक्शन दोनों जब सेम है, ठीक है, दोनों में कोई भी चेंज नहीं है या फिर दोनों सेम है, तो उस केस में वेलोसिटी है वो भी आपकी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी भी क्या रहेगी भाई, सेम यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे करनी है इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगर हम देखें अगला जो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल से हमने यहाँ पे देखा कि ये क्वेश्चन है, स्पीड जो है यहाँ पे सेम है। जैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है और 20 मीटर पर सेकंड की जो है स्पीड दोनों केसेस में है, मतलब यहाँ भी 20 यहाँ पे भी 20। तो इस केस में जो यहाँ पे जो वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर यूँ कहीं जब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है और जब डायरेक्शन में भी जो है एक ही दिशा में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो ऐसे केस में उसको हम कहेंगे भाई वहाँ पे नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है, अत्वरित गति है वहाँ पे। और वहाँ पे जब नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है तो मतलब वहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो स्पीड यहाँ पे बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ए है, कोई भी जो वस्तु या कोई भी जो है
ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपका जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे स्पीड जो है 4 जो है सेकंड में यहाँ पे 80 मीटर पर सेकंड जो है उसकी हो जाती है। तो यहाँ पे v1 जो है आपका क्या है 50 मीटर पर सेकंड, और किस दिशा में है आपकी, इस दिशा में है। ऑब्जेक्ट आपका इस दिशा में जा रहा है। v2 जो है कितने 80 मीटर पर सेकंड इस दिशा में जा रहा है। तो असलेटेड यहाँ पे मोशन आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जो असलेटेड मोशन है भाई, यहाँ पे डायरेक्शन सॉरी यहाँ पे जो स्पीड है उसमें चेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, तो असलेटेड मोशन क्या होता है, जब स्पीड में चेंज आ जाए, या तो स्पीड बढ़ जाए या घट जाए, या जो है कोई ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से आपका टर्न कर जाए, मुड़ जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका क्या होता है, असलेशन जो है आपका होता है त्वरण जो आपका वहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों केसेस में हमने देखा, तो यहाँ पे जो जब आपका जो वेलोसिटी में जो है, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी में जो जब यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो रही है दोस्तों, यहाँ पे हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाली। ठीक है, डायरेक्शन जैसे v1 यहाँ पे यहाँ पे जो स्पीड आपकी दे रखी है, डायरेक्शन इस दिशा में है, तो इसमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 20 मीटर पर सेकंड, और इस दिशा में ये डायरेक्शन होगी। v2 क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, इस दिशा में डायरेक्शन भी सेम स्पीड। तो दोस्तों यहाँ पे उस केस में वेलोसिटी जो है भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे v1 v2 आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है इस केस में। लेकिन इस केस में जो आपका जो है स्पीड है, स्पीड में जो है डिफरेंस आ गया। स्पीड में दोस्तों यहाँ पे देखो डिफरेंस आ गया, स्पीड चेंज होगी तो डेफिनेटली जो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो स्पीड में चेंज आया, तो इसका मतलब स्पीड ही बदल गई, तो v1 और v2 कभी भी यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 यहाँ पे इक्वल यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा अगर जो है स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, दोनों वेलोसिटी यहाँ पे स्पीड इंक्रीज़ हो रही है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम है, तो एक्सेलरेशन की दिशा भी सेम होगी उसी दिशा में जिस दिशा में वेलोसिटी की आपकी है। ठीक है, तो इस केस में जो है ए कैप इक्वल टू किसके होगा, यहाँ पे वी कैप होगा। ठीक है, यहाँ पे देन स्पीड यहाँ पे इंक्रीजेज होगी। ओके, तो यहाँ पे इफ़ ए कैप इज इक्वल टू वी कैप, देन डायरेक्शन ऑफ द असलेशन की जो डायरेक्शन जो है, असलेशन की डायरेक्शन किधर होगी, जिस तरफ जो आपकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी उधर ही आपका ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर स्पीड यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, तो ये जो है ए कैप जो है किसके इक्वल होगा, वी कैप के इक्वल। लेकिन स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे ए कैप किसके इक्वल होगा, माइनस वी कैप के इक्वल होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो केस आपका बनेगा, यहाँ पे हमने जैसे एग्जांपल से यहाँ पे देखते हैं, स्पीड यहाँ पे जो कार यहाँ पे मूव कर रही है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट 50 मीटर से 30 मीटर यहाँ पे 2 सेकंड में आपकी स्पीड यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, स्पीड यहाँ पे घट रही है। तो जैसे यहाँ पे जो वेलोसिटी v1 निकालेंगे, तो ये 50 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन इस दिशा में है, आपकी ऑब्जेक्ट इस दिशा में जा रहा है। v2 यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड इस दिशा में डायरेक्शन जा रहा है। तो यहाँ पे जो है v1 v2 आपका क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे तो एक प्रकार से ये ऑसिलेटेड मोशन है भाई। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है सेम है, बट जो स्पीड है उसमें जो है डिफरेंस आ रहा है, स्पीड घट रही है, तो ऑसिलेटेड मोशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे चेंज ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड अपॉन जो टाइम जो है कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे 50 से 30 20 होगा, बट ये दो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा। और जो 10 मीटर पर सेकंड जो है, इसका जो डायरेक्शन है दोस्तों यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन होगा अब की बार, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव जो है स्पीड हो रही है, तो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन जो है, असलेशन की डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे असलेशन 10 मीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे ये हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे हमने देखा कि अगर स्पीड घट रही है तो असलेशन जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। स्पीड अगर आपकी घट रही है तो असलेशन जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन जिस दिशा में होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका होगा। ठीक है, तीसरा केस यहाँ पे हमने देखा कि जो अगर वस्तु जो आपकी टर्न कर रही है, ठीक है, सेम स्पीड से जा रही है भाई, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी जो इस पॉइंट पे भी 20 है, स्पीड जो है सेम है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो टर्न कर गई है सेम स्पीड से, तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे जो असलेशन यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ असलेशन क्या होगा भाई, यहाँ पे v²/r। ठीक है, तो v²/r, तो टर्न के केस में आपको जो है v²/r लगाना है। ठीक है, 20 को डिवाइड करना है r से। यहाँ पे जो वेलोसिटी जो है 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे जो 200 रेडियस 10 मीटर, तो यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल, 10 से 10 यहाँ पे
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या किधर होगी इसकी, डायरेक्शन हर एक जो है पॉइंट पे यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे तो इस प्रकार से ये डायरेक्शन होगी आपकी, ठीक है। तो ये जो आपकी डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे हमने देखा है इस केस में डायरेक्शन सेंटर की तरफ आपकी होगी, ठीक है। सेंटर की तरफ जो है, जो आपका सर्कल है इसका सेंटर ही है, सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है आपकी बदल रही है हर केस में, यहाँ पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो असलेशन जो है यहाँ पे की डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। और इसमें जो केस नंबर 1 है उसमें जो है सेम स्पीड है, तो यहाँ पे जब सेम स्पीड होती है तो असलेशन आपका 0 होगा, कोई मतलब वस्तु मतलब असलेशन में नहीं होगी 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो डायरेक्शन जो है यहाँ पे जो नल वेक्टर होता है 0 वेक्टर, ठीक है, उसमें जो डायरेक्शन है उसका हम हमेशा आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मतलब कोई भी हम डायरेक्शन ले सकते हैं नल वेक्टर का। दूसरा यहाँ पे केस है, इसमें 20 से 30 यहाँ पे बढ़ रही है 4 सेकेंड में, तो यहाँ पे जो असलेशन क्या होगा यहाँ पे जो असलेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो है यहाँ पे टाइम 10/4 2.5 आ जाएगा। और इस केस में जब ये वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे जो वी कैप जो है किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ए जो है कैप के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा केस हमने पढ़ा था, टाइम जो है 4 सेकंड है, यहाँ पे जो स्पीड है डिक्रीज़ हो रही है आपकी, तो उस केस में जो यहाँ पे 2.5 ये तो आएगा ही, और वी कैप जो है किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए कैप के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देख ली। लेकिन जो टर्न करने वाली स्थिति में जो आपका ये क्या होगा, वी कैप परपेंडिकुलर होगा ए कैप के, ठीक है। इसमें असलेशन v²/r होगा। तो ये सारी जो है केसेस हमने देख लिया है। तो ये सारा पिछले हम क्लास में पढ़ चुके थे भाई, ठीक है। और जिसने नहीं देखी है तो यहाँ पे हमने करवा दिया है। नेक्स्ट आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये आपका, इसको हम करते हैं। तो इसमें दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हो ये डिस्टेंस है, इधर आपका टाइम है, तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये 0 है, यहाँ पे 5 डिस्टेंस है, ये आपकी 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है। इसके अलावा यहाँ पे 0 5 10 15 यहाँ पे 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जो दोस्तों टाइम है, इधर जो आपका डिस्टेंस है, मीटर में जो है आपका डिस्टेंस है, सेकंड में टाइम है। तो यहाँ पे आप ये जो ग्राफ देख रहे हो ये जो स्लोप है आपका, ठीक है। और फिर 0 से ए ये आपका स्लोप है, लेकिन ए से बी ये आपका एकदम से आपका ये उठ रहा है। तो इस जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें यहाँ पे क्या सीखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो स्पीड फ्रॉम ए से बी, स्पीड फ्रॉम ओ से ए, ओ से लेकर जो ए की जो स्पीड यहाँ पे क्या रहेगी, अगर हम ट्रायंगल ये निकालें, ये थीटा इसको मान लें जैसे यहाँ पे है, इसमें जो 0 से लेकर 20 तक है, ये जो आपका 20 से आपका सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पे जो डिस्टेंस ये आपका 5। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट थीटा निकालें दोस्तों, टेंजेंट थीटा क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 20 है, तो मतलब 5 चौका 20 1/4 मीटर पर सेकेंड टेंजेंट थीटा आपका यहाँ पे आ गया। तो टेंजेंट थीटा यहाँ पे जो आपका आ गया यहाँ पे 1/4 मीटर पर सेकेंड। और आप सभी जो है जानते हैं कि जो आपका जो स्लोप होता है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। तो m क्या होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, ये स्लोप होता है। स्लोप हमारा कितना आ गया, 1.4 मीटर पर सेकेंड। हमने अभी टेंजेंट थीटा निकाला है 1/4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे एक प्रकार से स्लोप आ गया। तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है गिव्स स्पीड, मतलब जो हमें जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमेशा जो है उसका जो स्लोप है हमें क्या देगा, स्पीड जो है हमें देगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे जो है सीखने को मिल रही है, यहाँ पे स्पीड हमें देखने को मिल रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें यहाँ पे स्पीड जो है देता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो स्पीड जो है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की जो स्पीड यहाँ पे इस डायग्राम में निकाले, ए से बी की जो यहाँ पे जो स्पीड है यहाँ पे ए से बी एकदम, तो इसमें जो इसको जो है कैसे यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल निकालें दोस्तों, ए कौन सी ट्रायंगल माने, यहाँ पे ABC अगर ये ट्रायंगल अगर हम माने तो यहाँ पे आपका क्या निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जो है इसकी जो स्पीड निकालो ए से बी की, तो यहाँ पे ये आपका 5 है और ये कितना हो जाएगा टोटल 15, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये दे रखा है तो ये 15 आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 दे रखा है। जैसे यहाँ पे इसको अगर करें, यहाँ पे ये 5 डिस्टेंस होगी 20 से 25 और ये 15 हो जाएगा 5 से 20, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका इसमें जो कैसे निकालोगे, इसमें भी वही टेंजेंट थीटा, यहाँ पे जो स्लोप है हम निकाल लेंगे, m = टेंजेंट थीटा होता है,
तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/5, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो स्पीड यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड और वहाँ पे जो स्पीड है 1/4 मीटर पर सेकेंड, स्पीड यहाँ पे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे जो स्पीड है ओए वो आपकी ओए स्पीड क्या है, कम है, लेकिन जबकि स्पीड ए बी वाली जो ये है स्पीड यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ जो स्पीड है वो कम है, यहाँ स्पीड क्या है, ज़्यादा है। इसलिए जो ज़्यादा स्पीड है इसलिए ये जो आपका ग्राफ ऊपर उठा हुआ दिखाई यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे जो ओए जो है क्या था, ढलवा है, लेकिन ए बी एकदम से ऊपर उठाया है, मतलब स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें, कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये ग्राफ आपको दे देगा और इसमें आपसे पूछ लेगा कि इसमें ए और बी किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो दोस्तों हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने अभी देखा कि जिसका जो ज़्यादा जो है एकदम से ऊपर उठा हुआ होता है उसी की स्पीड आपकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें ओ ए की स्पीड क्या है, ज़्यादा है ओ बी से। तो यहाँ पे किसकी स्पीड है, तो यहाँ पे ए की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि एक जो है एकदम से ऊपर उठा है और बी क्या है, यहाँ पे ढलवा है। ठीक है, बी क्या है, ढलवा है, और जो ए एकदम से ऊपर उठा है। तो ये समझ में आ गया होगा भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें हमेशा क्या देता है भाई, स्पीड हमें देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है यहाँ पे अगर हम करें एवरेज स्पीड जो है, अगर यहाँ पे हम देखें दोस्तों एवरेज स्पीड की बात करें, जैसे इसमें जो है BC आपका 20 मीटर और जो यहाँ पे ये 25 है, ये आपका थीटा है। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम टेंजेंट थीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर 20 अपॉन जो है बेस, तो यहाँ पे 4/5 मीटर पर सेकेंड आपका क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे स्पीड आ जाएगा। ये स्लोप यहाँ पे आपका देता है, ठीक है, स्पीड देता है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों जो असलेशन है, यहाँ पे मोशन में चेंज कितना जल्दी हो रहा है वो आपका होता है भाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, दो हम यहाँ पे जो एग्जांपल लें, एक तरफ हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे स्कूटर की बात कर रहे हैं। जो यहाँ पे दोस्तों ट्रेन है, मान लेते हैं यहाँ पे जो असलेशन जैसे 5 मीटर पर सेकेंड का है और यहाँ पे जो असलेशन 10 मीटर पर सेकेंड का है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों जो ट्रेन है वो एकदम से जो है स्पीड नहीं पकड़ती, धीरे धीरे पकड़ती है, और जो यहाँ पे जो ब्रेक भी वो धीरे धीरे लगाती है, और टर्न भी जो है वो आराम से एकदम से, मतलब एकदम से नहीं होती, टर्न वो आराम से होती है। तो इस केस में जो आपका जो टर्न वाले केस में हमने क्या देखा था भाई, v² आपका r आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे v² r आपका स्पीड आएगा, ठीक है। टर्न वाले केस में जब कोई ऑब्जेक्ट टर्न कर जाए तो यहाँ पे v² r। दूसरी तरफ जो स्कूटर है वो एकदम से स्पीड बढ़ा सकता है, ठीक है, और एकदम से जो ब्रेक भी लगा सकता है। ट्रेन के कंपैरिजन में भाई स्कूटर जल्दी ब्रेक लगा सकता है, जल्दी स्पीड को बढ़ा सकता है और जल्दी टर्न भी कर सकता है। तो इस केस में हमने ये देखा जो भाई जो स्कूटर ट्रेन से जल्दी स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है, जल्दी स्पीड बढ़ाएगा, इसलिए स्कूटर का जो असलेशन क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा जितना। तो स्कूटर जो है ट्रेन के बजाय जल्दी स्पीड बढ़ाएगा तो स्कूटर का जो है असलेशन ज़्यादा होगा ट्रेन से। इसमें जो स्कूटर है ब्रेक भी जो है जल्दी लगाएगा, तो यहाँ पे तो उस केस में भी असलेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। और तीसरी जो केस में यहाँ पे इसमें टर्न भी जो जल्दी होगा, इसलिए जो है यहाँ पे जो ट्रेन के कंपैरिजन में स्कूटर का असलेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। जबकि ट्रेन है वो धीरे धीरे जो है स्पीड बढ़ाएगी, ट्रेन है उसमें धीरे धीरे आपके ब्रेक लगते हैं और टर्न भी वो आराम से करती है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्कूटर और यहाँ पे ट्रेन की अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेके करें तो कौन सा जो है यहाँ पे जल्दी टर्न करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन में स्पीड का घटना और टर्न करना जो है तीनों का यहाँ पे अहम रोल होता है, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, स्पीड घटेगी तो भी एक्सेलरेशन जो आपका मतलब होगा, और टर्न करेगी कोई भी ऑब्जेक्ट तो भी वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन इज काज्ड बाय फोर्स। दूसरा यहाँ पे हमने देखा जो एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स के द्वारा होता है, बल जो है लगाने से त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है किसके द्वारा होता है भाई, फोर्स के द्वारा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो ही एक्सेलरेशन होगा, फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं होगा। दोस्तों ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो है किसके द्वारा होता है भाई, फोर्स के द्वारा। अगर हम किसी जो है ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो ही उसमें एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फोर्स है तो एक्सेलरेशन आपका होगा, और एक्सेलरेशन जो है होगा तो भाई एक्सेलरेशन बढ़ भी सकता है, फोर्स दे के हम एक्सेलरेशन को घटा भी सकते हैं और उसको टर्न भी करवा सकते हैं फोर्स को देकर। तो अगर हम किसी भी जो है पत्थर को, जैसे एग्जांपल से अगर हम समझे दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है सारी चीज़ें आपकी, अगर हम किसी पत्थर को नीचे फेंकते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब वहाँ पे स्पीड बढ़ गई,
स्पीड बढ़ी है तो मतलब एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा केस अगर हम यहाँ पे ले, अगर हम पत्थर को ऊपर फेंकेंगे दोस्तों तो स्पीड घट जाएगी, और स्पीड घट जाएगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तीसरा केस अगर हम यहाँ पे ले, अगर हम पत्थर को छत से फेंकें और फिर वह नीचे चला जाता है और लुढ़कता लुढ़कता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है आपका क्या हो रहा है भाई, टर्न कर रहा है। ठीक है। जैसे छत के ऊपर हमने फेंक दिया कोई पत्थर तो वहाँ पे लुढ़कता लुढ़कता जा रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, टर्न कर रहा है। यहाँ पे हमने जो है सारी चीज़ें देखी। अगर एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। और जो एक्सेलरेशन जो है होगा वो मतलब एक्सेलरेशन कब नहीं होगा, एक तो जो आपका फोर्स है नहीं है तो आपका एक्सेलरेशन वहाँ पे नहीं होगा। दूसरा जो है यहाँ पे अगर कोई वस्तु एक ही दिशा में आपकी जा रही है सेम स्पीड से, एक ही दिशा में जो है सेम स्पीड से जो है जा रही है कोई भी वस्तु, तो उस केस में आपका जो है एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है। स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो भाई वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। सेम स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वहाँ पे भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो एक्सेलरेशन जो है दो केस में आपका नहीं होता है दोस्तों। पहला, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो सेम है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई। तो यहाँ पे जो हमारे एरिस्टोटल जो है, अरस्तु हैं, उन्होंने भाई बताया था, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि वस्तुएं अपने आप रुक जाती है। इन्होंने ये कहा था। ठीक है भाई, वस्तुएं हैं वो अपनी आप रुक जाती है। दूसरा यहाँ पे लगातार फोर्स लगाने से वस्तु चलती रह सकती है। तो ऐसा एरिस्टोटल ने यहाँ पे कहा था। ठीक है। लेकिन जो हमारे जो गैलीलियो जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई वस्तुएं अपने आप नहीं रुकती है। स्पीड को अगर आप बढ़ाओगे, घटाओगे या फिर घुमाने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु है उसको बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने, घटाने या घुमाने के लिए जो है फोर्स की यहाँ पे आवश्यकता होती है। वस्तुएं अपने आप नहीं रुकती है, वहाँ पे फोर्स की आवश्यकता होती है। जबकि अरस्तु ने कहा कि भाई वस्तुएं अपने आप रुक जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे गैलीलियो ने कहा कि भाई वस्तुएं अपने आप नहीं रुकती, वहाँ पे रोकने के लिए भी फोर्स की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु है उसको चलाने के लिए भी फोर्स की आवश्यकता होती है, उसको टर्न कराने के लिए भी फोर्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये कहा था। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई चलाए रखने के लिए जो है फोर्स नहीं चाहिए। अगर वस्तु को हमें कंटिन्यूस चलाए रखना है तो वहाँ पे फोर्स नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वस्तु को जो है उसकी स्पीड को बढ़ाना है तो फोर्स चाहिए, स्पीड को घटाना है तो भी फोर्स चाहिए, और मतलब उस वस्तु को जो है हमें घुमाना है, टर्न करवाना है तो भी हमें फोर्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। लेकिन चलाए रखने के लिए कोई भी स्पीड की आवश्यकता यहाँ पे कोई भी फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले जो है लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, जड़त्व का नियम जो है, किसने दिया था दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो जड़त्व का नियम आपका गैलीलियो जो है भाई साहब ने दिया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि गति के लिए फोर्स नहीं चाहिए, गति में परिवर्तन के लिए फोर्स चाहिए। ठीक है। कोई भी वस्तु है वो उसको गति जो है मतलब में रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, बल्कि गति में अगर आपको परिवर्तन करना है, भाई गति को बढ़ाना है, घटाना है, तो उस केस में आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फोर्स इज़ नॉट नीडेड फॉर मोशन, फोर्स इज़ नीडेड टू चेंज मोशन। ठीक है भाई, फोर्स इज़ नीडेड टू चेंज द मोशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई। जैसे हमने यहाँ पे देखा, मून है, सर्कल में घूम रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे फोर्स भी है भाई आपका। ठीक है। अगला जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सर्कुलर जो मोशन है दोस्तों, यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है उसके जितने भी एग्जांपल्स बनेंगे उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन दो प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है आपका ये, इसमें जैसे कौन कौन से एग्जांपल जो हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के आपके हैं, जैसे मैन रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, कोई व्यक्ति जो है सर्कुलर ट्रैक में आपका रन कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो स्टोन जो है से बांध के हम रस्सी से बांध के स्टोन को घुमा रहे हैं। तीसरा, यहाँ पे जो प्लैनेट है उसके अराउंड जो आपका सन के अराउंड जो है प्लैनेट आपके मूव कर रहे हैं। और चौथा, इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड जो है प्रोटॉन। ठीक है। तो प्रोटॉन के अराउंड जो मूव कर रहे हैं। और जो पांचवा है कार टर्न एट सर्कुलर पाथ। ठीक है। तो जो कार है अगर हम जो सर्कुलर पाथ में घुमाएं ऐसे, तो इस प्रकार से आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ये एग्जांपल है दोस्तों। इन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आप ये डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो, तो इस डायग्राम में दोस्तों यहाँ पे
जैसे ये एक सर्कल है तो यहाँ पे जो अगर मैं पॉइंट नंबर ए लगाऊं तो यहाँ पे स्पीड 20 है, पॉइंट नंबर बी पे भी स्पीड 20 है, सी पे भी 20 है, डी पे भी 20 की स्पीड है और एफ ई पे भी 20 की, एफ पे जी। तो इन सभी जो पॉइंट पे जो है स्पीड क्या है भाई 20, यहाँ पे 20 की स्पीड है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन भाई हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो यहाँ पे ऑन टेंजेंट जो आपका ये टेंजेंट है भाई, ठीक है, कोई भी सर्कल है इसके टच करते हुए ये जो जाता है टेंजेंट, तो ऑन टेंजेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा, जब हम v1 और जब हम पॉइंट ए और बी की बात करें तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी v ऑफ ए, और स्पीड जो है बी पॉइंट पे v भी आपकी होगी, ये आपकी इक्वल होगी क्योंकि 20-20 आपकी ये स्पीड है। लेकिन डायरेक्शन की यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्शन तो यहाँ पे स्पीड तो इक्वल है, ठीक है, तो स्पीड यहाँ पे क्या है इक्वल है 20-20 है, लेकिन डायरेक्शन जब इस केस में आएगा, जैसे स्पीड तो 20 आ गया तो डायरेक्शन जब भी आएगा तो उसको वेलोसिटी होगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों ए पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में है, आपकी ए पॉइंट की डायरेक्शन आपकी इस दिशा में, बी पॉइंट की थोड़ी सी इस दिशा में। तो इस प्रकार से ये डायरेक्शन है, आपको यहाँ पे डायरेक्शन जब भी यहाँ पे मेंशन होगी, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड इस दिशा में, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड इस दिशा में। तो ये जो आपकी वेलोसिटी है यहाँ पे, क्या ये वेलोसिटी इक्वल है, तो भाई ये वेलोसिटी इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन, हालांकि स्पीड जो है सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन में दोस्तों चेंज आएगा तो स्पीड में ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये जो आपकी स्पीड जो है, ये जो आपकी वेलोसिटी है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपकी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल होगा क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है। तो बिकॉज डायरेक्शन इज़ नॉट सेम हेयर, तो यहाँ पे इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दोस्तों हमने कंक्लूजन क्या निकाला इन दोनों जो है इस डायग्राम से, कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड रिमेंस सेम, स्पीड जो है आपकी सेम रहेगी लेकिन बट वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग। यूनिफॉर्म जो है सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड तो सेम रहती है लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है दोस्तों, ठीक है। तो जो सर्कुलर मोशन हम जो ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म वाला, तो इसमें स्पीड हमने क्या देखी, इसमें सेम है लेकिन जो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है सेम रहती है लेकिन जो आपकी वेलोसिटी जो आपकी चेंज होती रहती है। अगर हम यहाँ पे दूसरा डायग्राम यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे वही सर्कल हमने एक लिया, तो इसमें हर जैसे ए पॉइंट पे यहाँ पे 20 की स्पीड है और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे लिया भाई ये इधर सेंटर की ओर है। दूसरा बी पॉइंट पे यहाँ पे 20 की स्पीड है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने डाला, सी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला, इस प्रकार से हमने परपेंडिकुलर डाल दिए। और यहाँ पे जो रेडियस हमने यहाँ पे जो है आर है वो 10 जो है कुछ भी हमने ले लिया 10 मीटर या सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों सर्कुलर यहाँ पे मोशन में दूसरा हम यहाँ पे जानते हैं कि जो ए कैप है इस जो केस में यहाँ पे जो टर्न कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, तो ए कैप जो है परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा भाई, जो वी कैप के जो है परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे जो असलेशन है v²/r होता है, v यहाँ पे 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 200 मतलब 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो असलेशन जो एट पॉइंट ए जो हमारा क्या आ रहा है, एट पॉइंट ए पे जो असलेशन आ रहा है वो 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। एट पॉइंट बी पे भी आपका क्या आने वाला है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में जो दोस्तों यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ असलेशन है वो आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ असलेशन की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ असलेशन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ असलेशन बी, वो आपका इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन जो है ए और बी पॉइंट की वो आपकी डिफरेंट है। डायरेक्शन जो है भाई इसकी अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है बी पॉइंट पे। तो डायरेक्शन अलग है तो यहाँ पे जो असलेशन है वो आपका भाई ए पॉइंट पे जो असलेशन 40 मीटर पर सेकेंड इस दिशा में होगा और बी पॉइंट पे जो असलेशन जो है 40 मीटर पर सेकेंड इस दिशा में होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो दोस्तों यहाँ पे असलेशन जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ए वेक्टर जो है डज नॉट इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ असलेशन तो सेम रहता है लेकिन यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन में असलेशन है वो चेंज हो जाता है भाई, असलेशन जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर हमने दो कंक्लूजन यहाँ पे इतनी जो है चीज़ों से निकाला है। पहला जो आपका ये है कि जो वेलोसिटी यहाँ पे जो स्पीड है
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो आपकी इक्वल होगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो आपकी चेंज होती रहती है। दूसरा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो ऑसिलेशन है वो आपका चेंज होता रहता है ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, तो अगला जो हम ग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम वाला, ठीक है। पहले हमने डिस्टेंस जो टाइम ग्राफ पढ़ा था, अब हम यहाँ पे वेलोसिटी जो है टाइम वाला ग्राफ देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऊपर क्या है आपका वेलोसिटी है, इधर जो आपका टाइम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें भाई तो इसमें जो एक सी पॉइंट है और यहाँ पे जो ये आपका जो इसमें थीटा एंगल है, एक यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टेंजेंट जो थीटा है वो किसके इक्वल होगा, स्लोप के जो इक्वल होगा, एम जो है इसको हम कहेंगे, जिसमें आपका मीटर पर सेकंड और बटे सेकंड आ जाएगा, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका ये आ जाएगा, और ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे क्या नोट किया कि जो डिस्टेंस जो टाइम ग्राफ है वो हमेशा हमें स्पीड देता है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे टेंजेंट थीटा यहाँ पे निकाला हमने, इक्वल टू एम होता है स्लोप यहाँ पे। तो इसमें जो मीटर पर सेकेंड अपॉन आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर में क्या होता है, ये आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है, और यहाँ पे ये टाइम है, टाइम सेकंड में होता है। तो ये एक प्रकार से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गया, और ये किसकी यूनिट होती है दोस्तों, एक्सेलरेशन की होती है। तो एक प्रकार से हमने यहाँ पे ये देखा कि कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमेशा जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमेशा स्पीड देता है, और जो वेलोसिटी टाइम जो है ग्राफ है वो का जो स्लोप है वो हमेशा एक्सेलरेशन हमें देता है। तो ये चीज़ें हमने देखी, और कुल मिलाकर हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जैसा ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक सर्कल में जो है यहाँ पे जो ये आपका वेलोसिटी हो गया, और इधर यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सेम कौन कौन सी चीज़ रहेंगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर अगर मोशन है तो वहाँ पे स्पीड जो है आपकी सेम रहती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी क्या रहता है, सेम रहता है। मास है दोस्तों वो भी सेम रहता है, और रेडियस भी आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। इसके अलावा यहाँ तक कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपका सेम रहती है, मास भी सेम रहता है, तो एक प्रकार से काइनेटिक एनर्जी भी आपकी केस सेम रहेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और यहाँ पे एक अपवाद है, एंगुलर जो वेलोसिटी है वो आपकी सेम रहती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इतनी सारी चीज़ें सेम रहती है, स्पीड सेम रहती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सेम रहता है, मास सेम रहता है, रेडियस सेम रहता है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, और एंगुलर वेलोसिटी भी सेम रहती है। लेकिन चेंज होती क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका जो है वेलोसिटी हमने ऊपर देखा चेंज हो रही थी, ठीक है, डायरेक्शन जो है से इसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, यहाँ पे इसमें भी डायरेक्शन से ऑसिलेशन में चेंज आ रहा था। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये जो आपकी इधर वाली वेक्टर क्वांटिटी है, इधर वाली सारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके अलावा जो टाइम एक अपवाद है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम जो है क्या चेंज होता है, भाई टाइम है वो चेंज होता है, ठीक है, ये एक अपवाद है। इसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है वो आपकी चेंज होती है, ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम जो है पी जो है, जिसको पी बार से इसको डिनोट करते हैं, मोमेंटम भी आपका चेंज होता है, और यहाँ पे जो फोर्स भी चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला जो इसमें टॉपिक हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे भाई, सेंट्री फ्यूगल फोर्स और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर फ्यूगल फोर्स दोस्तों यहाँ पे तो इसी क्लास में करें या अगली क्लास में, काफ़ी लंबी हो चुकी है यहाँ पे ये, तो चलो इसी क्लास में हम थोड़ा सा कर लेते हैं, बाकी हम या फिर अगली क्लास में कर लेते हैं दोस्तों। काफ़ी लंबा जो है टॉपिक आपका हो चुका है, ठीक है। और क्योंकि हमने जो है कम से कम 15 मिनट तो पिछली क्लास को रिवाइज करने में यहाँ पे लगा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग जो है 15 से 20 मिनट आपके हो चुकी हैं। अगली क्लास में हम सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे सेंटर फ्यूगल जो फोर्स है, अब केंद्रीय बल जिसको हम सेंटर फ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो बाहर की तरफ आपका लगता है, और अभी केंद्रीय जो बल है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि आपका अंदर की ओर लगता है, और जो ये आपका चेंज होता रहता है, केंद्रीय जो अभी केंद्रीय जो बल है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम इसको थोड़ा सा कर ही लेते हैं। जैसे एक सर्कल है,
तो यहाँ पे जो बाहर की ओर जो लग रहा है वो सेंटर जो है फ्यूगल फोर्स है, अंदर की ओर जो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये सारे सेंट्रीपिटल फोर्स है भाई, अंदर की ओर लग रहे हैं, ठीक है। बाहर की ओर सेंटर फ्यूगल जो फोर्स आपका ये लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे क्या देखी कि जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है बदलता रहता है, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन जो है ए एंड बी पॉइंट्स पर चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट और बी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट नंबर ए, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये थी, लेकिन बी पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज इसकी हो रही है। तो इस प्रकार से हर पॉइंट पे जो है आपका ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका बदलता रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में अभिकेंद्रीय बल है, वो आपका बदलता रहता है, ठीक है। तो वो आपका चेंज होता रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है और सेंट्री फ्यूगल जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगता है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है सर्कुलर जो है मोशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भाई बिना किसी अभिकेंद्रीय बल के जो आपका मतलब वस्तु आपकी घूम नहीं सकती। कोई भी वस्तु है घूमेगी कब, जब उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होगा भाई, तभी वो आपकी घूमेगी। दुनिया में कोई भी जो है सर्कल हो, एक ना एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें ज़रूर होता है भाई। दुनिया का कोई भी सर्कल उठा लो, यहाँ पे एक ना एक वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल वहाँ पे काम कर ही रहा होता है। जैसे एग्जांपल से हम इसको समझिए, जैसे भाई दोस्तों यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ है सन के चारों ओर यहाँ पे घूम रही है, तो अर्थ के अंदर जो की तरफ जो है कौन सा फोर्स काम कर रहा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पे अंदर की ओर जो है वो जो पिटल फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका लग रहा है। दूसरा यहाँ पे देखें, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के चारों ओर घूम रहा है, तो उसमें जो आकर्षण जो बल होता है वो यहाँ पे नेगेटिव को अंदर जो है पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज को जो अंदर पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे कौन सा बल खींच रहा है, यहाँ पे आकर्षण बल, अट्रैक्शन बल यहाँ पे होता है दोस्तों, ठीक है। तीसरा यहाँ पे कोई आदमी जैसे कार को लेकर सर्कल में ऐसे 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 घुमा रहा है, तो यहाँ पे जो मतलब वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो आपका घर्षण बल जो है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के काम करेगा। तो घर्षण बल यहाँ पे होता है। तो मतलब हमने यहाँ पे देखा कोई भी सर्कल हो उसमें एक ना एक तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ना एक तो अभिकेंद्रीय बल आपका होगा ही होगा, ठीक है। अगला जैसे एक और एग्जांपल हम देखें कि भाई धागे को जो है बांधकर पत्थर को घुमाया, जैसे हमने जो है पत्थर को जो हमने घुमाया धागे से बांधकर, तो रस्सी में टेंशन आ गया, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स आपका लगा, और इसी टेंशन फोर्स में यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल यहाँ पे हम कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, तो इसमें अंदर की ओर जो लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, बाहर की ओर जो लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका लग रहा है, अब केंद्रीय बल बाहर की तरफ। और इसमें जो आपका ये फोर्स यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। फोर्स यहाँ पे क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि बाहर की ओर यहाँ पे जो ये अगर बल लग रहा है, तो यहाँ पे अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, तो फोर्स यहाँ पे ज़ीरो होता है। फोर्स ही यहाँ पे नहीं लगेगा तो यहाँ पे कोई वस्तु, तो यहाँ पे जैसे अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है नाम की कोई चीज़ यहाँ पे दुनिया में नहीं होती है, जो आपका ये कह रहा है कि भाई जो अपकेंद्रीय बल है वो आपका दुनिया में कोई अपकेंद्रीय बल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल जो फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाते, फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाता, और फिर जो सर्कल में जो यहाँ पे वस्तु फिर सर्कल में घूमती ही आपकी नहीं, वह वस्तु फिर जो है स्टेट यहाँ पे ऐसे निकल जाती, ठीक है। तो यहाँ पे यह कह रहा है कि भाई दुनिया में कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और एक प्रकार से वहाँ पे फोर्स जो है ज़ीरो हो जाता, और वस्तु है सर्कल में आपकी घूमती नहीं तो वो वस्तु स्टेट आपकी निकल जाती। तो इस प्रकार से जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, जो अपकेंद्रीय जो बल है, ठीक है, उसको हम स्यूडो फोर्स भी कहते हैं, छद्म बल। तो दोस्तों छद्म बल जो है किसे कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कहा जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फिक्टिशियस जो है फोर्स, एक काल्पनिक जो है बल का काम यहाँ पे करता है, ठीक है दोस्तों। तो किस बल को काल्पनिक बल या छद्म बल या सूडो फोर्स या फिर हम फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं, तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको कहा जाता है। ओके, तो एक और एग्जांपल यहाँ पे इसको लेते हैं और इसको अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे हमारी ये प्यारी अर्थ है,
और जो इस अर्थ की जो ऑर्बिट है यहाँ पे, इसमें जो यहाँ पे मून यहाँ पे जो है इस ऑर्बिट में यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो मून मूव कर रहा है भाई, यहाँ पे बाहर की ओर क्या होगा, सेंटर जो है फ्यूगल फोर्स होगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे किससे इक्वल होगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा mv²/r, ठीक है, जो यहाँ पे अंदर की जो और जो आपका ये है सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे होता नहीं है एक्चुअल में, जो यहाँ पे जो अंदर की ओर जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल जो आपका फोर्स होता है जो किसके इक्वल होता है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, ये Gm/r² के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M यहाँ पे मास है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का, और R है भाई इसमें रेडियस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, और इसमें जो G की वैल्यू भाई कितनी होती है, G की वैल्यू यहाँ पे 6.6742 × 10⁻11 न्यूटन मीटर जो है स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास यहाँ पे जो है इसका 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम, स्मॉल m जो है यहाँ पे 7.3 × 10⁻22 ग्राम किलोग्राम, रेडियस 3.84 × 10⁻8 मीटर, ठीक है, अप्रोक्स यहाँ पे ये आपकी जो वैल्यू होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो मून है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंटर जो है फ्यूगल फोर्स आपस में आपके क्या होते हैं भाई, बराबर होता है। तो मून पर सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे हमने क्या देखा, मून पर सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स आप केंद्रीय बल, और आपका जो आपका बाह्य जो केंद्रीय जो बल है, ये आपका बाह्य जो केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल हो गया, ये आपका जो आपका बाह्य जो है अभिकेंद्रीय बल आपका हो गया। तो यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में बराबर होते हैं, इसलिए वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की कोई यहाँ पे चीज़ यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई भी यहाँ पे कंक्लूजन हमने यहाँ पे ये देखा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर वो छोटा है, कम है सेंट्रीफ्यूगल जो है फोर्स से, तो उस केस में जो वस्तु है आपकी घूमकर बाहर उड़ जाएगी, ठीक है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है तो भाई वस्तु जो है बाहर आपकी उड़ जाएगी, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स से जो है ज़्यादा है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंटर जो आपका फ्यूगल फोर्स दोनों बराबर हैं तो वस्तु सर्कुलर पाथ में आपकी मूव करेगी। लेकिन अगर जो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, ये दो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा है, तो भाई तो वस्तु घूमकर अंदर की ओर यहाँ पे टकरा जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगता है तो अंदर की ओर घूमकर यहाँ पे टकरा जाएगी। तो इस प्रकार से हमने 3 केसेस ये पढ़े। जैसे यहाँ पे एक गाड़ी जो है का एग्जांपल लेकर अगर हम इसको समझें तो दोस्तों, जैसे ये एक गाड़ी है, तो इसमें जो आपका ये गाड़ी है, ये जैसे स्ट्रेट रोड जा रहा है, और इसको मान लेते हैं कि ये यहाँ इसको टर्न करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे ड्राइवर बैठा है और पीछे यहाँ पे सीट पे कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जो है जा रही है। तो यहाँ पे जो टर्न करेगी जब ये, तो यहाँ पे इधर भाई सेंट्रीपिटल फोर्स आपका लगेगा ना, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स जो अभिकेंद्रीय बल यहाँ पे लगेगा। अगर ये टर्न करेगी अंदर की ओर, जो ये मान लेते हैं अर्थ का सेंटर है यहाँ, तो इस सेंटर की तरफ अंदर की ओर यहाँ पे सेंटर जो है पिटल फोर्स यहाँ पे आपका लगेगा। लेकिन जैसे ही वो टर्न करेगा तो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये वस्तु यहाँ पे जाना, मतलब एकदम से यहाँ पे टर्न किया उसने, तो यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा था वो यहाँ पे खिड़की के पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एकदम से जो टर्न करेगी तो मतलब क्योंकि वो भी बैठा है तो उसकी जो है स्पीड यहाँ पे किसके बराबर है, कार के बराबर है। तो यहाँ पे ना, तो अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होती तो आगे निकल जाता, कम होती तो पीछे रहता, लेकिन उसके बराबर। तो यहाँ पे भाई ये जो है आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा भाई। इसको अगर हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखें कि भाई इस डायग्राम में हमने क्या देखा कि जो सेंट्रीफ्यूगल जो नाम का यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता है, ऐसा हमने ऑलरेडी देखा। दूसरा मान लेते हैं कि भाई कोई गाड़ी है, यहाँ पे इसी का एग्जांपल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। भाई 120 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये जा रही थी, और आप भी 120 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से बैठे उस गाड़ी में जा रहे हैं। अगर आपकी स्पीड भाई 110 किलोमीटर पर हावर होती तो भाई आप क्या होते, पीछे रह जाते गाड़ी से। लेकिन अगर आपकी स्पीड 130 किलोमीटर पर हावर होती है तो आप आगे निकल जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, गाड़ी में बैठे हो आप तो आपकी भी जो स्पीड भी गाड़ी के स्पीड के बराबर भाई आपकी है। अगर गाड़ी ने सर्कुलर पाथ में यहाँ पे टर्न किया है तो डेफिनेटली उस पर यहाँ पे सेंटर जो है पिटल यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ में टर्न करेगा तो भाई उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा।
अंदर की तरफ वहाँ पे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो अंदर की तरफ लगा है और आप लुढ़क कर यहाँ पे क्या हो जाते हैं भाई, खिड़की की ओर चले जाते हो। खिड़की से आप पर जो है फोर्स लगेगा, ठीक है, खिड़की से आप टकराओगे तो आप पे जो है क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और आप पर भी गाड़ी के साथ जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अंदर की तरफ लगाएगा, ठीक है। तो गाड़ी में जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है तो आपके ऊपर भी लगेगा, क्योंकि आप भी जो गाड़ी के साथ सेम स्पीड में जो है आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप मतलब खिड़की से टकरा के फोर्स लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आप पर लगेगा, इसलिए आप भी जो गाड़ी के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, ना कि आप आगे निकल जाते हैं, गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो बट अगर जो गाड़ी का दरवाज़ा जैसे मान लेते हैं खुला हो तो क्या होता भाई, क्या आप नीचे गिर जाते। तो यहाँ पे अगर ये देखें तो भाई आप पर सेंट्री जो फ्यूगल फोर्स आपका लगता और आप बाहर चले जाते। क्या ऐसा है? बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, ठीक है। ड्राइवर सोचता कि भाई मालिक बाहर गिर गया, बट आप बाहर नहीं गिरे हो, गाड़ी अंदर आ गई है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल जो है फोर्स के द्वारा आपकी गाड़ी अंदर आई है, तो आप पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है, आप भी गाड़ी के अंदर ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा अगर दरवाज़ा आपका खुला होता तो भी आप बाहर साइड में नहीं गिरते, बल्कि आप स्ट्रेट जो है पाथ में सीधे चले जाते। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंटर जो है फ्यूगल फोर्स नाम की कोई यहाँ पे फोर्स नहीं होता है, बिकॉज सेंटर फ्यूगल फोर्स की वजह से आप बाहर की तरफ नहीं लुढ़कते, बल्कि आपके ऊपर एक फ़ोर्स लगता है खिड़की के द्वारा, जिस वजह से आप अंदर की ओर जाते हो, और आपके ऊपर क्या लगता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे कुछ जो है आप केंद्रीय बल के हम एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। आप केंद्रीय जो बल क्या होते हैं, जो बाहर की तरफ लगते हैं आपकी, ठीक है। सेंटर जो है फ्यूगल फोर्स की एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपके एग्ज़ाम में भाई काफ़ी ज़्यादा आते हैं भाई, ठीक है भाई, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है या सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। तो दोस्तों इसमें जो है वॉशिंग मशीन है उस पर आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, आप केंद्रीय बल काम करता है। मौत का जो कुआं, हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, बैंकिंग, और यहाँ पे मिल्क कर्ड क्रीम जो है आपका, ये सारे जो एग्जांपल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम वॉशिंग मशीन को लेते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन पर कौन सा फोर्स यहाँ पे काम करता है, वॉशिंग मशीन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि इसमें वॉशिंग मशीन में ऐसे ऐसे छिद्र होते हैं, ठीक है, दोनों साइड। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, उसमें जब कपड़े चारों तरफ घूमते हैं तो बाहर की तरफ क्या लगता है भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी छिद्रों में से बाहर निकल जाता है। तो पानी तो छिद्रों में से बाहर निकल जाता है, लेकिन कपड़े बाहर है वो निकलने की कोशिश तो करते हैं, बल निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो है निकलने की जो है कोशिश करते हैं कपड़े बाहर, लेकिन नहीं निकल पाते, केवल पानी जो है बाहर निकलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। बट वो छोटे छोटे छिद्र से बाहर नहीं जा सकते, तो छिद्रों के साइड से चिपके रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो कपड़े हैं छिद्रों के साइड से चिपके रहते हैं और बीच में एक गड्ढा सा जो है बन जाता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब केंद्रीय बल यहाँ पे काम करता है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे जो है आप केंद्रीय बल का मौत का कुआं है। आपने कई बार जो यहाँ पे यूट्यूब या रील्स में देखा होगा भाई, इस प्रकार से कुआं होता है। यहाँ पे जो बाइक वाला ऐसे ऐसे सर्कुलर जो है वो आपका मूव करता है इस कुएं में, ठीक है। कुआं जैसा होता है, इसमें जो है चलाता है बाइक को गोल गोल। तो आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे एक बाहर की तरफ सेंटर जो है पिटल फोर्स काम कर रहा है, अंदर की ओर यहाँ पे क्योंकि ये जो मूव करेगा तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। तो जब बाइक चालक घूमते घूमते ऊपर की ओर जो है जाएगा, जैसे शुरू से नीचे जाएगा फिर ये ऊपर जाता है, तो जब ये ऊपर जाता है तो ग्रेविटेशनल जो है फोर्स उसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा, नीचे गिराने की कोशिश करेगा। बट क्या होता है कि सेंट्रीपिटल जो है फोर्स बाहर की ओर तरफ लगने के कारण वह अपनी पोजीशन पर ही घूमता रहता है। तो बाहर की तरफ यहाँ पे सेंट्रल जो है पिटल फोर्स लगेगा, अंदर की जो ओर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लगता है, तो इसलिए वो गिरता नहीं है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे मौत के कुएं का एग्जाम्पल ये बोलते हैं भाई। अगला जो है बैंकिंग ऑफ द रोड, रोड का जो है घुमाव, रोड का जो झुकाव, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड, रोड का जो झुकाव होता है उस पर हम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें भी जो आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे झुकाव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गिरती क्यों नहीं है, तो यहाँ पे
जैसे सेंट्रीपिटल जो है फोर्स आपका जो है काम कर रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे तो यहाँ पे जो आपका ऊपर सेंट्रीफ्यूगल जो है फोर्स यहाँ पे बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये नहीं करता। तो ये सारे जो आपके एग्जांपल देखो जो आपके एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगला जो सर्कुलर मोशन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी जो है दोस्तों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो चुकी है लंबी, ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।